हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। ऐसे नोवेल सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं एक नोवेल, स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, पार्ट 14, चैप्टर 141। ईशा मजे से चॉकलेट खा रही थी। वही यूवी उसे एकटक देख रहा था। जब ईशा ने चॉकलेट खा ली तो उसका ध्यान अपने हाथों पर गया। उसके हाथ भी सन गए थे, ये देखकर उसका मुंह बन गया। उसकी नजर यूवी पर गई, जो उसके सने हुए हाथ को ही देख रहा था। ये देखकर ईशा ने अपने हाथ अपने पीछे छुपा लिए, जिससे यूवी उसे देखने लगा। यूवी को खुद को देखता देख ईशा ने अपने दांत दिखा दिए और तुरंत यूवी के सीक्रेट रूम में चली गई और अंदर जाकर सीधा वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसे यूवी वही बेड पर बैठा हुआ मिला। यूवी को कमरे में देखकर वो असमंजस में यूवी को देखने लगी। वही यूवी ने ईशा को अपने पास आने का इशारा किया, तो ईशा असमंजस में ही उसे देखते हुए उसके पास चली गई। यूवी के पास जाकर ईशा खड़ी हो गई, तो यूवी ने बिना देर किए ईशा को कमर से पकड़ा और अपने पास खींच लिया, जिससे ईशा उसके ऊपर आ गिरी। ईशा गिरते ही हड़बड़ा गई। वो उठने को हुई कि यूवी ने उसके सर को अपने सीने पर रखते हुए थपथपाते हुए कहा, अब चुपचाप अपनी आंखें बंद करो। ईशा ने अभी भी कसमसाते हुए कहा, लेकिन क्यों? यूवी ने ईशा को अपनी बाहों में भरते हुए थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा, तुमसे जितना कहा है उतना करो। चुपचाप अपनी आंखें बंद करो। यूवी की स्ट्रिक्ट आवाज सुनकर ईशा की बोलती बंद हो गई और उसने कसमसाना भी छोड़ दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यूवी क्या कर रहा है, लेकिन वो अपनी आंखें बंद किए लेटी रही और वही यूवी धीरे धीरे उसका सर सहलाने लगा। यूवी के ऐसा करने से ईशा की पलकें धीरे धीरे भारी होने लगी और वो धीरे धीरे नींद के आगोश में चली गईं। ईशा को सोते देख यूवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने ईशा के माथे के प्यार से चूम लिया और उसने धीरे से ईशा की साइड में लिटा दिया और उसके पास से खड़ा हो गया और ईशा को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। यूवी ईशा को सुलाकर बाहर आ गया और अपना काम करने लगा। ऐसे ही लंच ब्रेक खत्म हुआ और फिर धीरे धीरे ईशा का एक लेक्चर भी खत्म हो गया। जब ईशा का लेक्चर खत्म हुआ तो उसने लैपटॉप में कुछ सर्च किया और अगले ही पल उसके सामने फर्स्ट ईयर वाली क्लास में जिस भी सब्जेक्ट का लेक्चर लगता था वो सभी सामने शो होने लगे। अब उसका लेक्चर आगे कोई भी लेक्चर नहीं था आज, इसीलिए यूवी ने ईशा को नहीं जगाया और उसे सोने दिया। लगभग आधे घंटे बाद ही सभी की छुट्टी हो गई थी, इसीलिए सभी बच्चे अपने घर चले गए थे। अब कॉलेज में बस टीचर्स हो थे। अगले 20 मिनट में सभी टीचर्स भी घर के लिए निकल गए थे। अब कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ यूवी और ईशा ही बचे थे। यूवी ने टाइम देखा और अपनी चेयर पर से खड़ा हो गया और उसने ड्राइवर को कार रेडी रखने के लिए कहा और रेस्ट रूम में चला गया। अंदर का नजारा देखकर यूवी के चेहरे पर सिलवटें उभर आईं। उसने देखा बेड पर ईशा बिल्कुल किनारे पर सोई हुई थी। अगर वो थोड़ा सा भी हिलती तो जरूर नीचे गिरती। ये देखकर यूवी फुर्ती से आगे बढ़ा और ईशा को अपनी गोद में उठा लिया और सीधा उस रेस्ट रूम से बाहर निकल आया। अब वो अपने केबिन में आ गया था। उसने ईशा को धीरे से वहीं रखे सोफे पर लिटाया और सामने टेबल पर रखा हुआ उसका कॉलेज बैग उठाया। उसने उसके बैग को देखा जिसमें बस कुछ ही किताबें थी। यूवी ने उस बैग को अपने पीछे टांग लिया। वो बैग यूवी के पीछे ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी छोटे बच्चे का स्कूल बैग अपने पीछे लटकाया हो। इस वक्त कोई भी उसे देखता तो उसे हंसी जरूर आ जाती। यूवी ने अब ईशा को अपनी गोद में उठाया और अपने केबिन से बाहर निकल गया।
वो ईशा को अपनी गोद में लिए पार्किंग एरिया में पहुंचा तो उसकी कार पहले से ही रेडी थी। ड्राइवर ने जब उसे देखा तो अब की बार वो शॉक नहीं हुआ, क्योंकि अब तो उसे अपने बॉस को ऐसे देखने की आदत हो चुकी थी। लेकिन उसे अपने बॉस को देखकर हंसी जरूर आ रही थी, लेकिन वो हंसकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। यूवी इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा कर ला रहा है और इस वक्त उस बच्चे का बैग उसके पीछे टंगा हुआ है। यूवी कार के पास आया तो ड्राइवर ने उसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही यूवी ईशा को गोद में लिए हुए ही कार में बैठ गया। यूवी के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और ड्राइवर सीट पर आकर आ गया और गाड़ी ओबरॉय मैंशन की तरफ चल पड़ी। यूवी ईशा को अपनी गोद में लिए अपने सीने से चिपकाए बैठा हुआ था। जल्द ही उनकी गाड़ी ओबरॉय मैंशन पहुंच गई। यूवी की कार मैंशन के आगे आकर रुकी। एक गार्ड ने जल्दी से आकर यूवी के लिए कार का दरवाजा खोला और अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। यूवी ईशा को लिए कार से बाहर निकला। ईशा का बैग अभी भी यूवी ने पीछे अपने कंधों पर लटका रखा था। ईशा को लिए यूवी मैंशन के अंदर आ गया, लेकिन मैंशन के अंदर आते ही उसके कदम ठिठक गए। वहीं अंदर बैठे लोगों की नज़र भी यूवी पर पड़ी और फिर सबकी नज़र उसकी गोद में ईशा पर पड़ी। अंदर हॉल में इस वक्त पूरी ओबरॉय फैमिली के साथ साथ पूरी अरोरा फैमिली भी बैठी हुई थी, जो एंगेजमेंट के बारे में बात करने के लिए यहाँ और इकट्ठा हुए थे। सबका ध्यान इस वक्त यूवी और उसकी गोद में मौजूद ईशा पर था। यूवी अब चलता हुआ सबके पास पहुंचा। चैप्टर 142। यूवी अपनी गोद में ईशा को लिए हुए उनके सामने पहुंचा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ईशा को यूवी की गोद में देखकर नीता जी और गीता जी दोनों ही खड़ी हो गईं और जल्दी से ईशा के पास आ गई। सभी उन्हें देखकर खड़े हो गए थे। गीता जी परेशान होकर बोली, ईशा को क्या हुआ? उससे ऐसे तुमने गोद में क्यों उठा रखा है? क्या कुछ हुआ है क्या? यूवी तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बता मेरी बच्ची को क्या हुआ है? गीता जी ईशा को ऐसे देखकर परेशान हो गई थी। आखिर ईशा के साथ इन कुछ दिनों इतना कुछ हो चुका था कि वो ईशा को ऐसे सकेकर घबरा गई थी। उन्हें ऐसे देखकर यूवी के शांत आवाज में कहा, रिलैक्स मॉम, कुछ नहीं हुआ है। ये सो रही है, आप थोड़ा धीरे बोलिए। यूवी की बात सुनकर सबने चैन की सांस ली। ईशा ने आगे आकर कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। आखिर अपनी बहन को मैं उससे खुद से भी ज्यादा जानता हूँ। आप इसे मुझे दीजिए, आप रूम बता दें, मैं इसे सुला कर आता हूँ। इतना कहकर ईशान यूवी के हाथों से ईशा को लेने लगा, जिसे देखकर यूवी की आंखें ठंडी हो गईं। वही यूवी के एक्सप्रेशन देखकर गीता जी के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने आशी को देखा जो उन्हें ही डरी हुई देख रही थी, क्योंकि इन कुछ दिनों उसने अपना भाई का ईशा के प्रति बिहेव देखा था कि वो ईशा के लिए कितने पोसेसिव है, और ऊपर से इसके एक्सप्रेशन देखकर वो भी डर गई थी। गीता जी ने उन्हें कुछ इशारा किया, जिसे समझकर आशी ने जल्दी से ईशान के पास आकर कहा, आई ईशान, आप रहने दीजिए ना, आप बैठ जाए। भाई है ना, भाई को पता है कि क्यूटी का कमरा कहाँ है, वो उसे सुलाकर आ जाएंगे, आपको खामखा तकलीफ होगी। इतना कहकर आशी ने सब संभालना चाहा। आशी की बात सुनकर ईशान ने कहा, इसमें तकलीफ कैसी? इश्यू के लिए मुझे क्या तकलीफ होगी? आशी ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं कह रही थी कि ईशा को कौन सुलाएगा, इसके चक्कर में कहीं उसकी नींद न खराब हो जाए। इतना कहकर आशी चुप हो गई। आशी की बात पर नीता जी, जो अब तक यूवी और ईशा को देखे जा रही थी, उन्होंने भी आशी की बात पर सहमति जताई। तो अब ईशान ने कुछ नहीं कहा और वो उसने यूवी की गोद में ही मौजूद ईशा के माथे को चूमा और आकर सबके बीच बैठ गया।
वही यूवी एक टक ईशा के माथे को घूर रहा था जिसे अभी अभी ईशान ने किस किया था। उसने अपनी आंखें बंद की और लंबी गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और ऊपर वाले फ्लो की तरफ बढ़ गया। आशी ने अब कहीं जाकर चैन की सांस ली। सब नीचे बैठकर बातें करने लगे। वही ऊपर वाले फ्लो पर यूवी ईशा के कमरे के बाहर आया और उसने अपने पैर से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर आकर उसने अपने पैर से बिना पीछे मुड़े ही दरवाजा बंद कर दिया। यूवी ईशा को लेकर बेड के पास आया। उसने ईशा को आराम से बेड पर लेटा दिया और उसके पास बैठ गया। उसने ईशा का बेड अपने कंधों से उतार कर साइड में रखा और उसे यानी ईशा को ब्लैंकेट से सीने तक कवर कर दिया। वो ब्लैंकेट से कवर करके उठने लगा कि उसकी नज़र ईशा के माथे पर गई। ईशा के माथे पर नज़र पड़ते ही यूवी को ईशान का ईशा को किस करने याद आ गया। वो ईशा के माथे पर अपने हाथ से रब करने लगा, जैसे वो ईशान की छुबन को मिटाना चाहता हो। उसके ऐसा करने से ईशा का माथा हल्का हल्का रेड होने लगा। ईशा नींद में कसमसाने लगी। ईशा के कसमसाने से यूवी अपने होश में आया। उसने ईशा के माथे को रब करना बंद कर दिया और वो प्यार से ईशा का माथा आराम आराम से सहलाने लगा, जिससे ईशा फिर से नींद के आगोश में चली गई। वही यूवी ने झुककर उसके माथे की शिद्दत से चूम लिया और ईशा के चेहरे पर अपनी नजरें टिकाए हुए अपनी गहरी दिल की धड़कने की बढ़ा देने वाली आवाज में कहा, तुम्हें मेरे अलावा कोई और छुए मुझे ये बर्दाश्त नहीं, फिर चाहे वो तुम्हारा अपना ही भाई क्यों जा हो। इतना कहकर यूवी ने ईशा के माथे को फिर से चूम लिया। यूवी ने ईशा के बालों को सहलाते हुए कहा, जानता हूं तुम्हें ये सब मेरा पागलपन ही लगेगा, आई डोंट केयर, लेकिन मेरा ये पागलपन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। ये सब कहते हुए यूवी अपनी जुनूनी आंखों से ईशा को देखे जा रहा था। इतना कहकर यूवी ने ईशा के बंद दोनों पलकों को चूम लिया और फिर उसके गालों पर अपने होठ रख दिए। ईशा के गालों को चूमने के बाद यूवी की नजरें ईशा के गुलाबी होठों पर टिक गई। चैप्टर 143। उसने हल्के से झुककर ईशा के मुलायम होठों को अपने मुंह में ले लिया और सॉफ्टली किस करने लगा। एक सॉफ्ट सी किस करने के बाद यूवी ईशा से अलग हो गया और उसके माथे को चूमकर बाहर निकल गया और अपने कमरे के चला गया। अपने कमरे में आते ही वह सबसे पहले बाथरूम में चला गया। लगभग 15 मिनट बाद वह बाथरूम के बाहर आया। इस वक्त उसने अपने कमर पर एक तौलिया लपेट रखा था और एक तौलिया इस वक्त उसके हाथ में था, जिससे वह अपने बालों को पोंछते हुए आ रहा था। वो क्लोजेट एरिया में चला गया और थोड़ी देर बाद वो कपड़े पहनकर बाहर निकला। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर की पेंट और उसके ऊपर वाइट फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहन रखी थी। टी शर्ट की बाजुओं को उसने कोहनी तक फोल्ड कर रखा था और उसके रिस्ट पर एक वॉच थी। उसके बाल अभी भी बिखरे हुए थे, जो इस वक्त उसे क्यूट सा लुक दे रहे थे। वो मिरर के आगे गया और अपने बालों को सुखाने लगा। बालों को सुखाने के बाद उसने अपने बालों को सेट किया और अपने कमरे से बाहर निकल गया। वो सीधा अपने सामने वाले रूम में गया, जिसमें अभी फिलहाल ईशा थी। वो रूम में गया तो उसकी नज़र बेड पर पड़ी, जहां पर ईशा अभी भी आराम से किसी बच्चे की तरह सो रही थी, जिससे देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ गया और वो हल्के से दरवाजा लगाकर नीचे आ गया, जहां पर पूरी फैमिली बैठी हुई थी और एंगेजमेंट के लिए चर्चा हो रही थी, जो कि परसों ही थी। अरोरा फैमिली और ओबरॉय फैमिली का डिस्कशन काफी देर तक चला रहा। तब तक ईशा भी अपनी नींद पूरी करके आ चुकी थी और अपनी फैमिली को यहाँ देखकर खुश हो गई थी। ईशा आज अपनी फैमिली के साथ ही जाने वाली थी, क्योंकि परसों उसके भाई की एंगेजमेंट थी, तो उसे अपनी फैमिली के साथ आना ही था। लेकिन ये बात अभी यूवी को नहीं पता थी,
क्योंकि उसे तो लग रहा था कि ईशा अब यहाँ से ईशान और उसकी बहन आशी की एंगेजमेंट होने के बाद यहाँ से जाएगी। अब अरोरा फैमिली जाने को हुई तो ईशा भी उनके साथ जाने के लिए अपना कुछ सामान पैक कर लाए और सबके साथ जाने लगी। जब ईशा सबके साथ जाने लगी तो यूवी की भौहें सिकुड़ गई। उसे गुस्सा आने लगा, जिससे उसका डेंजरस ऑरा आसपास फैलने लगा। लेकिन वो ईशा के सामने गुस्सा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अभी तो वो उसके साथ कंफर्टेबल फील करने लगी थी। अगर ऐसे में उसने गुस्सा कर दिया तो वो फिर से उससे डरने लगेगी। इसीलिए वो अपने आप को गुस्सा करने से काबू कर रहा था। लेकिन वो ईशा से नाराज जरूर था, क्योंकि उसने जाने से पहले उससे बताया ही नहीं और अपनी फैमिली से मिलने के बाद उसने यूवी को तो जैसे फूल इग्नोर कर दिया था। उसे यूवी का ध्यान ही नहीं रहा। इतने दिनों बाद अपने परिवार से मिलने के कारण वो यूवी को तो जैसे भूल ही गई थी, जिससे यूवी का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर होते जा रहा था। वही अब ईशा और बाकी अरोरा फैमिली बाहर आ गई थी, और साथ ही साथ ओबरॉय फैमिली भी बाहर आ गई थी, सिर्फ यूवी को छोड़कर। वो ईशा को अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकता था, और ऊपर से उसका गुस्सा उस पर हावी हो रहा था, जिससे वो सीधा अपने फ्लो पर चला गया। जब भी बात ईशा की होती थी तो यूवी कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो जाता था। इसलिए अब ईशा को खुद से दूर जाता देख वो देख नहीं पाया और उसे गुस्सा आने लगा। वही ईशा जब बाहर आई तो अरोरा फैमिली गाड़ी में बैठ चुकी थी। जब ईशा बैठने को हुई तो उसने अपनी नजरें इधर उधर करके यूवी को ढूंढने लगी, लेकिन यूवी उसे कहीं नजर नहीं आया। उसे इस बात का बुरा लगा कि यूवी उसे सी ऑफ भी करने नहीं आया। वो उदास हो गई। वो चुपचाप कार में बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें बार बार यूवी को ढूंढ रही थी। अरोरा फैमिली और उनके गार्ड्स वहां से रवाना हो गए। ईशा ने तब तक अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाकर यूवी को देखा जब तक उसकी कार मैंशन से बाहर नहीं निकल गई। कार मैंशन से बाहर निकलते ही ईशा उदास हो गई, जो उसके चेहरे पर भी दिख रहा था। नीता जी ने जब उसकी उदासी को महसूस किया तो उन्होंने उसका कारण पूछा, जिससे पता नहीं क्यों लेकिन ईशा को रोना आ गया। उसे ऐसे रोते देखकर नीता जी घबरा गई। उन्होंने उससे गले लगा लिया और उसका सर सहलाने लगी और उसके रोने का कारण पूछने लगी। ईशा ने सुबकते हुए झूठ कहा कि इतने दिनों तक वो गीता आंटी के साथ रही और अब यहाँ से जा रही हूँ तो उनकी याद अभी से आ रही है। वैसे उसने पूरी तरह झूठ भी नहीं बोला था। उसकी बात सुनकर नीता जी हंस दी और उससे पैम्पर करने लगी। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच चुकी थी। ऐसे ही समय बीत गया और रात हो गई, लेकिन यूवी इस वक्त नीचे नहीं आया था। जब से ईशा गई थी वो नीचे ही नहीं आया था, और ये देखकर गीता जी काफी परेशान थी। वो यूवी से मिलने उसके फ्लो पर भी गई थी, लेकिन उस वक्त यूवी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो उससे मिलने 3 से 4 बार गई थी। जितनी बार वो उनसे मिली उन्होंने उसे काम करते हुए ही पाया। ये देखकर वो परेशान हो गई और उन्होंने उसे इतना काम ना करने को कहा। लेकिन यूवी तो यूवी था, वो अभी भी काम में अलग हुआ था। गीता जी ने उसका नाश्ता उसके रूम में ही पहुंचा दिया था, लेकिन यूवी ने उस खाने को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। उसे ईशा की याद आ रही थी। वो जितनी बार सोचता उससे ईशा का ख्याल ही आता, और ये याद आता कि वो अभी उसके पास नहीं है, और ये याद आते ही उसे बेचैनी होने लगती। इसीलिए उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए काम करना ही बेहतर समझा। लेकिन उसका ये तरीका ज्यादा काम नहीं आया। आखिर में हार कर उसने ईशा को कॉल लगा दिया। वही ईशा इस वक्त अपने बेड पर बैठी थी। उसने अपना मुंह फूला रखा था और उसने अपने बगल में ही अपने टैडी को लिटा रखा था और उससे शिकायतें कर रही थी, वो भी यूवी की। इस वक्त उसकी नाक लाल थी गुस्से से। चैप्टर 144 टॉक।
दरअसल वो काफी देर से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद ठीक किया ही नहीं रही थी उससे, क्योंकि यूवी को गले लगाकर सोने की आदत हो गई थी उससे। जब नींद नहीं आई तो उसने अपने टेडी को गले लगाकर सोने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार, वो सो नहीं पा रही थी, और ना ही यूवी ने अभी तक एक कॉल उससे की थी। हालांकि कॉल तो वो भी कर सकती थी, लेकिन नाराजगी अपनी जगह थी। यूवी का उसे सी ऑफ न करने आना और अब एक बार भी कॉल करने नहीं आना, इन सब से वो नाराज थी और अपने टैडी से यूवी की शिकायत कर रही थी। तभी उसका मोबाइल बजा। मोबाइल की आवाज सुनकर ईशा का ध्यान यूवी की शिकायत से हट गया और अपने मोबाइल पर चला गया। उसने अपना फोन उठाकर देखा तो उस पर हब्बी नाम फ्लैश हो रहा था। ये नाम देखकर ईशा की आंखें चमकने लगी, लेकिन तभी उसने अपना मुंह फिर से बना लिया और फोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ फोन कट होते ही यूवी फोन को घूरने लगा। उसने दोबारा से ईशा को कॉल लगा दिया। वहीं ईशा का कैमरा। दोबारा से यूवी का फोन आते देख ईशा ने गुस्से में फोन कट कर दिया। तभी उसके दिमाग में कुछ खुराफात सूझी। उसने यूवी का नंबर निकाला और उस पर हब्बी की जगह खड़ूस प्रोफेसर लिख दिया। अब उसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली स्माइल आ गई, जैसे उसने बहुत बड़ा तीर मारा हो। खैर, उसका मोबाइल दोबारा से बजा। अब उसने फोन पिक करके अपने कान से लगा लिया। तभी उसके कानों में एक बेहद सर्द आवाज पड़ी, मेरा कॉल क्यों कट कर रही थी तुम? दूसरी तरफ से यूवी की सर्द आवाज सुनकर ईशा जैसे कांप गई थी, लेकिन उसने मुश्किल से खुद को संभाला और हिम्मत करके कहा, मेरी मर्जी। ईशा ने अपने डर को खूब काबू करने को कोशिश की, लेकिन यूवी उसकी आवाज में कपकपाहट महसूस कर रहा था। इसीलिए उसने अपने आप को थोड़ा शांत किया और अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, कैसी हो? वही यूवी की नर्म आवाज सुनकर ईशा की आंखें बंद हो गई और उसका डर गायब सा हो गया। वो बेड पर लेट गई। यूवी उसकी सांसों की आवाज अच्छे से सुन पा रहा था। वही यूवी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर पीछे सोफे से टीका दिया। दोनों तरफ गहरी शांति पसरी हुई थी, लेकिन सुकून दोनों के चेहरे पर था। तभी यूवी की शांत आवाज ईशा के कानों में पड़ी, खाना खाया तुमने? ईशा ने जवाब दिया, थोड़ा सा। यूवी, थोड़ा क्यों? ईशा, क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। यूवी, और भूख क्यों नहीं थी? ईशा, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे वहाँ की याद आ रही है। ईशा की बात सुनकर यूवी ने अब शरारत से कहा, इतनी जल्दी मिस करने लगी मुझे? जी नहीं, मुझे तो मेरी आंटी, अंकल और भाभी की याद आ रही है, और मेरे दोस्त आरव की। अब की बार ईशा ने यूवी को चिढ़ाते हुए कहा, और उसका ये तरीका काम भी कर गया। ईशा की बात सुनकर यूवी बुरी तरीके से चिढ़ गया। ये एहसास होते ही ईशा अपना मुंह दबाए हंसने लगी। यूवी की अब कोई भी आवाज नहीं आई तो ईशा ने अपनी स्वीट सी वॉइस में कहा, अपने खाना खाया? दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो ईशा ने अब की बार और भी प्यार से कहा, हब्बी, अपने खाना खाया? दूसरी तरफ ईशा की बात सुनकर यूवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उधर से सिर्फ एक छोटा सा जवाब आया, नहीं। ये सुनकर ईशा ने आईब्रो सिकोड़ ली और यूवी से कहा, तो आप अभी तक क्या कर रहे थे? यूवी ने फ्लर्ट करते हुए कहा, तुम्हें याद? यूवी की बात सुनकर ईशा के गाल लाल होने लगे। ईशा ने खुद को संभाला और मुंह बनाकर कहा, अच्छे से जानती हूं मैं आपको, आप मुझे याद नहीं बल्कि अपना काम कर रहे थे। अब की बार यूवी ईशा की बात सुनकर हंस पड़ा, क्योंकि ईशा ने सच कहा था, लेकिन पूरी तरह से भी नहीं, क्योंकि वो काम भी तो ईशा से अपना ध्यान भटकाने के लिए कर रहा था। ईशा ने एक बीवी की तरह यूवी को ऑर्डर देते हुए कहा, कितना लेट हो गया है, आप अभी के अभी खाना खाएं वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ईशा की बात सुनकर यूवी ने कहा, जैसा आपका हुक्म बीवी। ईशा से बात करते हुए यूवी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद ईशा और यूवी की बातें जारी रही।
इसी बीच ईशा ने कहा, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। यूवी ने चौंकते हुए कहा, और वो क्यों? ईशा ने अपना मुंह बनाकर कहा, क्योंकि आप मुझे सी ऑफ करने नहीं आए। क्या आप मुझसे इतनी जल्दी अपना पीछा छुड़ावाना चाहते थे? ईशा की बात सुनकर यूवी ने भी पलटवार करते हुए कहा, तुमने भी तो तुम्हारी फैमिली के आगे मुझे इग्नोर कर दिया था। यूवी की बात सुनकर ईशा को ध्यान आया तो उसने अपने दांतों तले जीभ दबा ली। ईशा ने कुछ नहीं कहा। जब ईशा की आवाज नहीं आई तो यूवी ने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? यूवी की बात पर ईशा ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, वो मुझे ना नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, बाय। इतना कहकर ईशा ने बिना देर किए फोन काट दिया। वही ईशा की इस हरकत पर यूवी ने अपना सर नामे हिला दिया और हाँ पड़ा। यूवी भी जाकर अपने बेड पर लेट गया। आज कितने दिनों बाद वो अपने रूम में सोने वाला था। यूवी बेड पर लेट गया। अब उसकी बेचैनी खत्म हो चुकी थी ईशा से बात करके। थोड़ी देर करवटें बदलने के बाद यूवी नींद के आगोश में चला गया। वही ईशा भी यूवी से बात करके अपने सपनों की दुनिया में खो चुकी थी। ऐसे ही दोनों की रात बीती। ऐसे ही अगला दिन हुआ और अगला दिन भी बीत गया और एक नई सुबह हुई। आज ईशान और आशी की एंगेजमेंट होनी थी, इसीलिए सब तैयारियों में बिजी थे और हमारी ईशा मैडम आराम से सो रही थी। वही ईशा भी यूवी से बात करके अपने सपनों की दुनिया में खो चुकी थी। ऐसे ही दोनों की रात बीती। ऐसे ही अगला दिन हुआ और अगला दिन भी बीत गया और एक नई सुबह हुई। आज ईशान और आशी की एंगेजमेंट होनी थी, इसीलिए सब तैयारियों में बिजी थे और हमारी ईशा मैडम आराम से सो रही थी। चैप्टर 145 एंगेजमेंट। आज ईशान और आशी की एंगेजमेंट के साथ कुछ नया भी होने वाला था, जो आगे ही पता चलना था। ओबरॉय विला के गार्डन में ईशान और आशी की एंगेजमेंट का प्रोग्राम रखा था। गार्डन काफी बड़ा और सुंदर था, जिसमें प्रोग्राम में कोई कमी नहीं होने वाली थी। ओबरॉय विला के गार्डन को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। गार्डन में एक स्टेज भी लगाया गया था, जहां पर एक यूनिक डिजाइन्स का सोफा रखा हुआ था, जो ईशान और आशी के बैठने के लिए था। उनके पीछे व्हाइट और रोज गोल्ड कलर के फ्लावर से काफी सुंदर और यूनिक डेकोरेशन की गई थी। आशी की पसंद से सब कुछ अरेंज किया था। इकलौती बेटी थी वो ओबरॉय फैमिली की, इसलिए किसी भी काम में कोई कमी नहीं कर रखी थी। मेहमान आना शुरू हो गए थे। कुछ गीता जी की फ्रेंड्स थी और कुछ मिस्टर ओबरॉय के बिजनेस पार्टनर थे। सब कुछ बिल्कुल रॉयल तरीके से सजा हुआ था। सास भी क्यों न आज दो पावरफुल फैमिली रिश्ते में बांधने जा रही थी। सब कुछ तैयार था, बस लड़के वालों की आने की देर थी। वही ओबरॉय मैंशन के अंदर गीता जी, मिस्टर ओबरॉय, आयुष रेडी हो चुके थे। सभी बहुत सुंदर लग रहे थे। वही सब की नजर सीढ़ियों से आते हुए युवराज ओबरॉय पर पड़ी, जो ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और उसके ऊपर ब्लैक फिटेड कोट पहने हुए था। उसने अपने लेफ्ट ऐसे एक बेहद ही यूनिक सीजन का डायमंड से बना हुआ ब्रोच पहना हुआ था। उसने अपने हाथों में एक बेहद महंगी वॉच पहनी हुई थी। इस समय वो बेहद हैंडसम लग रहा था। आज तो पक्का लड़कियां घायल होने वाली थी। युवराज जब नीचे आया तो गीता जी ने उसकी बलाया ली और कहा, किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चे को। गीता जी की बात सुनकर आयुष हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, भाई को नजर लगाने वाले को मरना थोड़ी है। तभी हंसते हुए उसका ध्यान बाकी सब पर गया जो उसे ही घूर रहे थे, तो वो हड़बड़ा गया और वहां से फुर हो गया। ओबरॉय फैमिली बाहर आए। सब गार्डन में मौजूद थे। वहां मौजूद लड़कियां यूवी को ताड़ने में बिजी थी, लेकिन यूवी की आंखें दरवाजे पर ही टिकी थी। शायद उसे किसी का इंतजार था, और वो किसका था ये आप सब भी जानते हैं। टंग आउट। थोड़ी ही देर में लड़के वाले भी आ गए। पहले नीता जी, ईशा के डैड और ईशान अंदर आए।
ईशान आज काफी हैंडसम लग रहा था। सब अंदर आए। यूवी, जिसकी बेचैन नजरें अभी तक गेट पर ही टिकी थी। सब आ चुके थे, लेकिन उसे जिसका इंतजार था वो अभी तक नहीं आई थी। यूवी को ऐसे देखकर आयुष हंस रहा था। यूवी ने उसे घूर कर देखा तो वो बेचारा सकपका गया और इधर उधर देखने लगा। तभी यूवी की आंखों में सुकून उतर आया और उसकी बेचैनी दूर हो गई। वो सामने एक टक देख रहा था, जहां से ईशा चली आ रही थी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, यूवी का दिल उतना ही तेज धड़क रहा था और वो एक टक खोया हुआ सामने देखा जा रहा था। आज ईशा कुछ ज्यादा ही कहर ढाह रही थी। उसने यूवी की आउटफिट से मैच होता एक बेहद खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था, जो ब्लैक कलर में था। उस पर डायमंड जड़े हुए थे। उसकी ब्लाउज भी ब्लैक कलर की थी। उसकी ब्लाउज का गला पीछे से डीप था, लेकिन उसने अपने बाल खुले कर रखे थे, जिससे किसी को उसकी पीठ नहीं दिख रही थी। उसने बाल ऊपर से स्ट्रेट और नीचे से कली कर रखे थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो वो आज आसमान से उतरी हुई परी को भी फेल कर रही थी। उसने ज्यादा मेकअप भी नहीं किया था। यूवी ईशा को देखकर किसी तरह अपने धड़कते दिल को काबू करने की कोशिश कर रहा था। लगभग थोड़ी देर बाद ईशान और आशी दोनों स्टेज पर खड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। आशी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ईशान और आशी दोनों के कपड़े मैचिंग के थे। उसने एक सुंदर सा गाउन पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ईशा उनके पास ही एक बेहद खूबसूरत थाल में जो फूलों से सजी हुई थी, उसे लेकर खड़ी थी, जिसमें दोनों की एंगेजमेंट रिंग्स रखी हुई थी। अब रिंग पहनाने की बारी आई। पहले आशी ने ईशान को रिंग पहनाया, जिससे तालियों की गड़गड़ाहट पूरे रूम में गूंजने लगी। पीछे बेहद ही रोमांटिक गाना बज रहा था, जो ईशान की पसंद का था। फिर ईशान ने रिंग उठाए और आशी की उंगली में पहना दी। इसीलिए के साथ वहां पर तालियों और हूटिंग की आवाज गूंज गई। एंगेजमेंट हो चुकी थी। दोनों कपल्स को बीता दिया गया। नीता जी और गीता जी अपने सहेलियों से मिल रही थी और मिस्टर ओबरॉय और मिस्टर अरोरा दोनों ही वहां आए बिजनेसमैन से मिल रही थे। वही यूवी सिद्धार्थ के साथ एक टेबल पर बैठा हुआ था। दोनों ही कुछ बता कर रहे थे। अब गाने बज रहे थे और कुछ लोग उस पर थिरक रहे थे। ऐसे में ईशान और आशी दोनों ने भी एक बेहद रोमांटिक कपल डांस किया। अब उसके बाद ईशा ने नीता जी और अपने डैड को भी कपल डांस करने के लिए जिद की। अब अपनी इकलौती बेटी की बात कैसे टालते, वो मना गए। उसके बाद ईशा गीता जी और यशराज जी को कपल्स डांस के लिए ले आए। अब उन चारों ने अपने अपने पार्टनर्स के साथ कपल डांस किया और भी कई कपल आ गए थे। वही ईशा भी पीयूष के साथ कपल डांस कर रही थी और खिलखिला रही थी। वही यूवी इस बीच एक टक ईशा को देखे जा रहा था, जो हंस रही थी। उसे देखकर यूवी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। उसे ऐसे स्माइल करता देख सिद्धार्थ उसे हैरानी से देख रहा था। मतलब जिस बंदे को लगता था कि उसकी स्माइल पर टैक्स लगता है, आज वो कंटिन्यू मुस्कुराए जा रहा था। उसने उसकी नजरों का पीछा किया तो अब सिद्धार्थ हंस दिया और यूवी से मजाक करते हुए कहा, बस कर, मेरी भाभी को ताड़ना, उन्हें नजर लगाने का इरादा है क्या तुम्हारा? सिद्धार्थ को यूवी ने फुल्ली इग्नोर कर दिया, जिससे उसका मुंह बन गया। चैप्टर 146 ड्रंक ईशा। सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा, अरे बस भी कर यार, उन्हें घूरना, थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान दे ले। तेरा इकलौता प्यारा सा दोस्त यहाँ बैठा हुआ है और तू है कि इतना कहकर सिद्धार्थ का मुंह बन गया। यूवी ने सिद्धार्थ से कहा, मेरी बीवी मेरी आंखें, मेरी मर्जी, तुम अपने काम से काम रखो। सिद्धार्थ ने अपना मुंह बनाया और पास से जा रहे वेटर से 2 विस्की का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी ही देर में वेटर 2 विस्की के गिलास रखकर चला गया।
सिद्धार्थ ने अपना ग्लास उठाया और पहले अपने चारों तरफ देखा। उसे ऐसे देखते देखकर यूवी ने उसकी ओर भौं उचकाए। तो उसने कहा, अगर मेरी मम्मी ने देख लिया न मुझे यहाँ पीते हुए तो मेरी वोट लगा देगी वो। इतना कहकर उसने अपना मुंह बना लिया और एक बार में पूरी विस्की का ग्लास गटक गया। वही यूवी अब फिर से उसने अपना ध्यान ईशा की तरफ कर लिया। लेकिन अब ईशा उसे कहीं पर भी नजर नहीं आई। ये देखकर वो अपनी नजरें इधर उधर करने लगा और ईशा को देखने की कोशिश करने लगा। वही ईशा स्टेज से नीचे आ गई। डांस करने के बाद उसे अब प्यास लग रही थी, इसीलिए ईशा वहां से जूस काउंटर की तरफ चली गई और उसने वहां काउंटर पर ड्रिंक दे रहे स्टाफ से पानी देने के लिए कहा और स्टेज की तरफ देखने लगी। तभी साइड में किसी ने वाइन का ऑर्डर दिया। उस स्टाफ ने दोनों के लिए ग्लासेस वहां रख दिए, लेकिन ईशा ने बेयकीनी में उस शख्स की तरफ वाला ग्लास उठा लिया और प्यास लगने के चक्कर में एक ही सांस में गटक गई। वाइन के बाद उसने बुरा सा मुंह बना लिया। छी, कितना गंदा टेस्ट है इसका, पानी तो ऐसा नहीं होता। इतना अपने आप से कहकर वो खाली ग्लास को कंफ्यूजन में देखने लगी और उसने अपने होठों का पाउट बना लिया। उसने ग्लास काउंटर पर रखा और मुंह बनाकर स्टाफ से कहा, ये क्या दे दिया आपने भैया, कितना बुरा टेस्ट था इसका, छी, मैंने तो आपसे पानी मांगा था ना। उस स्टाफ ने रिस्पेक्टफुली काउंटर पर रखे पानी के ग्लास को दिखाते हुए कहा, सॉरी मैडम, पर मैंने तो आपको पानी ही दिया था, लेकिन अपने इन सर वाला ग्लास उठा लिया। इतना कहकर उसने अपना सर झुका लिया। ईशा ने उसकी बात सुनकर अपने साइड में खड़े शख्स को देखा जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। ये देखकर उसने वापस से उस स्टाफ से मासूमियत से पूछा, वैसे भैया ये था क्या जो मैंने अभी अभी पिया? इतना कहकर वो टुकुर टुकुर उसके जवाब का वेट करने लगी। उस स्टाफ ने रिस्पेक्टफुली ईशा से कहा, मैम जो अपने पिया वो वाइन थी। उसकी बात पर ईशा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, अच्छा। स्टाफ ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ईशा ने चहकते हुए कहा, क्या मुझे ये एक और दे सकते हैं? अब तक उसे वाइन का नशा चढ़ने लगा था। उस स्टाफ ने रिस्पेक्टफुली ईशा से कहा, शो मैम। इतना कहकर उस स्टाफ ने एक और वाइन का ग्लास ईशा को दे दिया। ईशा ने वाइन लिया और उसे भी पी गई। उसने एक और ग्लास मांगा और वो भी गटक गई। अब तक वो नशे में टल्ली हो चुकी थी। उसे इसकी आदत नहीं थी, जिससे उसे नशा कुछ जल्दी ही कहा गया था। ईशा ने ग्लास रखा और वही चेयर पर बैठ गई। उसकी पलकें नशे से बंद हो रही थी। वो मुस्कुराए जा रही थी। उसने अपनी नजरें घुमाकर पूरे गार्डन में देखने लगी। तभी ईशा की नजर कहीं पर जाकर अटक गई। वो खड़ी हुई और लड़खड़ाते हुए उस तरफ जाने लगी। वो एक टेबल पर पहुंची और मुस्कुराते हुए उस टेबल पर बैठने वाले शख्स को देखने लगी। वही यूवी जो ईशा को इधर उधर देखे जा रहा था। अचानक से ईशा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ईशा को अपने सामने देखकर यूवी उसे देने लगा, जो खड़ी होकर उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वो कुछ कहता कि ईशा ने अपनी स्वीट सी वॉइस में कहा, हब्बी। ईशा के मुंह से हब्बी सुनकर सिद्धार्थ जो जूस पी रहा था वो उसके मुंह से बाहर आ गिरा और वो खांसने लगा। सिद्धार्थ को सिर्फ ये पता था कि यूवी ईशा से प्यार करता है। उसे ये नहीं पता था कि यूवी और ईशा की कोर्ट मैरिज हो चुकी है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। हब्बी सुनकर यूवी उसे देखने लगा। वो उसे हब्बी तभी बुलाती थी जब वो उसके साथ अकेली होती थी, लेकिन यहाँ सबके बीच उसका हब्बी बोलना उसे कुछ अटपटा सा लग रहा था। तभी दोबारा से ईशा की आवाज उसके कानों में पड़ी, हब्बी विल यू डांस विथ मी। ईशा ने उसके कहने का वेट नहीं किया, बल्कि वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगी। यूवी को उसका बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। उसे जरूर कुछ गड़बड़ लग रही थी। ईशा यूवी को डांस फ्लोर पर ले गई और अगले ही पल रोमांटिक गाना बजने लगा।
इसी के साथ ही सबका ध्यान डांस फ्लो की तरफ चला गया। ईशा ने युवी के कंधों पर अपना हाथ रखा और धीरे धीरे उसके साथ थिरकने लगी। वही वहां मौजूद लड़कियां का जलन के मारे बुरा हाल था। यही कुछ हाल लड़कों का था। चैप्टर 147 ईशा किस युवी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। बैकग्राउंड में गाना बज रहा था और युवी और ईशा दोनों डांस कर रहे थे। युवी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उन्हीं बारे में क्या सोचेगा। उसका मानना था कि ईशा उसकी बीवी है जिसे वो बेहद प्यार करता है, और जब उसकी बीवी की इच्छा उसके साथ डांस करने में है तो वो अपनी बीवी की ये इच्छा जरूर पूरी करेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक। हम पल एक पल में ही थम सा गया। तू हाथ में हाथ जो दे गया। चलूं मैं जहां जाए तू, दाएं मैं तेरे बाएं तू हूं, रुत में हवाएं तू साथिया। युवी के हाथ ईशा की कमर पर थे और वही ईशा के हाथ युवी के कंधों पर थे, और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। हंसू मैं जब गाए तू, रोऊं मैं मुरझाए तू, भीगूं मैं बरसाए तू साथिया। युवी ने ईशा को गोल गोल घुमाया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। युवी और ईशा को डांस करते देख और भी कपल आ गए थे। ईशा ने आगे लिपसिंक करते हुए गाया, साया मेरा है तेरी शक्ल, हाल है ऐसा कुछ आजकल। सुबह मैं हूँ तू धूप है, मैं आईना हूँ तू रूप है, ये तेरा साथ खूब है हम सफर। तू इश्क के सारे रंग दे गया, फिर खींच के अपने संग ले गया। कहीं पे खो जाए चल, जहां रुक जाए पल, कभी ना फिर आए कल साथिया। युवी ने ईशा को कमर से पकड़कर उठाया और उसे गोल घुमाया और नीचे उतार कर उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। एक मांगे अगर 100 ख्वाब दूं, तू रहे खुश मैं आबाद हूं। तू सबसे जुदा जुदा सा है, तू अपनी तरह तरह सा है, मुझे लगता नहीं है तू दूसरा। ईशा ने युवी के सीने पर अपना सर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली और युवी को उसकी कमर से पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। वही युवी ने भी अपनी बाहों में भर लिया। पल एक पल में ही थम सा गया। तू हाथ में हाथ जो दे गया। चलूं मैं जहां जाए तू, दाएं मैं तेरे बाएं तू हूँ, रुत में हवाएं तू साथिया। ईशा ने अपना सर उठाया और युवी की आंखों में देखने लगी। हंसू मैं जब गाए तू, रोऊं मैं मुरझाए तू, हंसूं मैं बरसाए तू साथिया। हो मम्मा। गाना खत्म होते ही ईशा ने अपने पंजों के बल खड़ी होकर युवी के होठों पर अपने होठ रख दिए, जिसे देखकर युवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। साथ ही सभी अपनी आंखें फाड़े सामने सके रहे थे, जहां पर ईशा ने युवी के होठों पर अपने होठ रखे हुए थे। वही युवी तो शौक था कि आज ईशा को हुआ क्या है। उसे हैरानी ईशा का उसे किस करना नहीं लगा, बल्कि उसे ये टेंशन थी कि अब ईशा के ऐसा करने से सब उस पर उंगली उठाएंगे, और ईशा पर कोई उंगली उठाए ये उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और हुआ भी यही, सब मेहमान आपस में बातें बनाने लगे थे। वहीं पूरी अरोरा फैमिली अपनी आंखें फाड़े ये देख रही थी। हैरान तो ओबरॉय फैमिली भी थी, लेकिन वो ये बात पहले से जानते थे कि युवी ईशा से प्यार करता है, तो उन्हें इतनी हैरानी नहीं हुई जितनी अरोरा फैमिली को हैरानी हुई। वही युवी को अब समझ आ गया था कि ईशा ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी। जब ईशा ने उसे किस किया तब उसे ईशा के होठों से वाइन का टेस्ट आया। अब उसे सब समझ आ गया था कि ईशा ने ड्रिंक कर रखी है। ईशा बस अपने होठों को युविन के होठों पर रखकर खड़ी थी। वो अलग हुई और युवी के सीने पर अपना सर रख दिया। वही युवी ने उसे संभाल रखा था कि कहीं वो गिर न जाए। वहीं सारे मेहमान बातें बना रहे थे। किसी ने कहा कैसी कैरेक्टरलेस लड़की है, एक लड़के को सारे आम किस कर लिया। दूसरे ने कहा अरे किया तो किया, ऊपर से इसने पी भी कर रखी है, बेशर्मी की भी हद होती है। किसी ने कहा कैसी बेशरम लड़की है। ये सारी बातें युवी के कानों में पड़ रही थी।
जिससे उसका खून खोल गया। उसके हाथों की मुट्ठियां बीच गई। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन कोई उसकी जान के बारे में ऐसे बातें करे ये उसके बस के बाहर था। वो आगे कुछ भी कहता तो उससे पहले ही वो चीख पड़ा। बस यूवी की तेज आवाज सुनकर सबले सब कांप गए, जिसमें ओबरॉय फैमिली भी शामिल थी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि ईशा, जो उसके गले लगकर सो चुकी थी, उसकी आंखें एकदम से खुल गई, जिसे देखकर यूवी ने ईशान को कुछ इशारा किया, जिससे समझकर ईशान आगे आया और ईशा को यूवी से ले लिया और उसे संभाल कर पकड़कर खड़ा हो गया। वही ईशान अपनी अधखुली आंखों से ईशान को देखकर भाई आई लव यू भैया इतना कहकर वो उसके सीने पर सर रखकर खड़ी हो गई। ईशान ने भी उसे अपने सीने से भी लगा लिया। यूवी चलते हुए उस औरत के पास आया जिसने ईशा के बारे में कहा था कि कैसी कैरेक्टरलेस लड़की है, एक लड़के को सारेआम किस कर लिया। और वो दूसरी औरत भी उसी के पास खड़ी थी जिसने कहा था कि अरे किया तो किया, ऊपर से इसने पी भी कर रखी है। बेशर्मी की भी हद होती है। अब तक यूवी की आंखें गुस्से से लाल, लुक ऑफ ट्रायम्फ हो गई थी। वो इस सचमुच का डेविल लग रहा था, जिन्हें देखकर अब किसी की भी जुबान तक मुंह से नहीं निकल रही थी। यूवी ने उन दोनों को बारी बारी देखते हुए अपनी लाल हो चुकी आंखों से उन्हें घूरते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा था तुमने उस लड़की के बारे में? हाँ, कैसी कैरेक्टरलेस लड़की है, किसी लड़के को सारेआम किस कर लिया, और तो और उसने पी भी रखी है। तो आपका एक बार अपने बेटी और बेटे के बारे में क्या ख्याल है? उसने अपने दांत पीसते हुए एक एक शब्द चबा चबा कर एक तरफ उंगली करते हुए कहा। वही यूविन को इतने गुस्से में देखकर उन दोनों में से किसी भी बोलती नहीं निकल रही थी, और यूवी को एक तरफ उंगली करते हुए देखकर सभी की नजरें उधर घूम गई थी। उधर देखते ही उन दोनों महिलाओं का चेहरा देखने लायक था। उन दोनों का सर झुक गया। चैप्टर 148 वो लड़की मेरी होने वाली पत्नी है। यूवी की किए हुए इशारे की साइड सब देख रहे थे, जहां एक लड़की और एक लड़का दोनों आपस में किस कर रहे थे। दोनों ही इस वक्त नशे में लग रहे थे। जब उन दोनों को सांस लेने में दिक्कत हुई तो वो दोनों अलग हुए। अब उन दोनों का चेहरा सभी को साफ साफ दिख रहा था, जो और कोई नहीं बल्कि उन्हीं औरतों में से एक बेटी और दूसरी औरत का बेटा था, जो आपस में एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो जहां किस कर रहे थे वहां अंधेरा था, लेकिन किस करते हुए और नशे के कारण उन्हें ये भान ही नहीं हुआ कि वो किस करते करते उजाले में आ चुके हैं। यूवी ने बिना उन दोनों लड़के और लड़की की तरफ देखे उन दोनों लेडीज को गुस्से से घूरते हुए कहा, अब क्या ख्याल है आपका अपनी औलाद के बारे में? और आप? उसने दूसरी औरत की तरफ देखकर कहा, आपकी बेटी की सगाई भी हो चुकी है ना, फिर भी वो दूसरे मर्द के साथ ये सब कर रही है। अब आपका अपनी बेटी के कैरेक्टर के बारे में क्या ख्याल है? यूवी की बात सुनकर उन दोनों का सर झुक गया था, लेकिन तभी दूसरे शख्स ने, जिसने पहले ईशा से कहा था कि कैसी बेशर्म लड़की है, उसने कहा, लेकिन इससे ये सच तो नहीं बदल सकता ना कि है उस लड़की में पीकर किसी मर्द को चूमा है। उस शख्स की बात सुनकर यूवी की मुट्ठियां कस गई। यूवी ने आगे गुस्से से कहा, आप उस लड़की को कैरेक्टरलेस कह रहे हैं, जानते भी आपकी कौन है वो और उसने किसे चूमा है? यूवी ने दांत पिसते हुए एक एक शब्द चबा चबा कर कहा, जिससे अब उस शख्स की हालत खराब हो रही थी। तैस में आकर उसने बोल तो दिया था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का आभास हो रहा था। यूवी इस समय एक घायल शेर की तरह लग रहा था। यूवी ने तेज आवाज में कहा, जिसके कैरेक्टर पर आप उंगली उठा रहे हैं न वो लड़की मेरी होने वाली पत्नी है, समझे आप? तो इसका मुझे छूने का, किस करने का, गले लगने का पूरा प्यारा हक है। यूवी की बात सुनकर सब हैरानी से उसे देख रहे थे। वही अरोरा फैमिली भी उसे हैरानी इस देख रही थी, लेकिन हैरानी के साथ साथ उनकी आंखों में यूवी के लिए शुक्रिया अदा भी था। वही अब सबकी बोलती बंद हो गई थी।
जो जो ईशा पर उंगली उठा रहे थे वो मुंह देखने लायक था। लेकिन शायद यूवी अब उन्हें नहीं छोड़ने वाला था। यूवी ईशा के पास गया और ईशान से लेकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। और यूवी ने आगे कहा, मेरी होने वाली बीवी को मुझे छूने का हक है, इसीलिए आप लोग कोई नहीं होते हैं मेरे और मेरी होने वाली बीवी पर सवाल खड़ा करने वाले। और अगर किसी को सवाल करना है तो वो पहले अपनी औलाद को देखे। ये सब यूवी के उन दोनों औरतों को देखकर कहा था और ये सब के सब समझ रहे थे। तभी उसी शख्स ने दोबारा कहा, लेकिन हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो, क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर अरोरा फैमिली के चेहरे पर टेंशन की लकीरें खींच गई। उस शख्स के ऐसा कहने से यूवी ने उसे घूर कर देखा, जिससे एक पल को तो वो शख्स सकपका गया। यूवी ने ईशा का हाथ पकड़कर सबके सामने कर दिया, जिसकी रिंग फिंगर में एक रिंग थी। ये देखकर तो अब अरोरा फैमिली की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो सब सोच रहे थे कि ईशा की फिंगर में रिंग कैसे आए। लेकिन अब ये तो सिर्फ यूवी जानता था। जब यूवी ने वहां बन रही बातों को सुना था तभी यूवी ने ईशा को गिफ्ट की हुई रिंग जो उसने एक चेन में डाल रखा था, और इस वक्त वो ईशा के गले में थी। उसने वो ईशा की रिंग में पहना दी थी, और उसने तो अपनी रिंग पहले से पहन रखी थी। अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना, और अगर नहीं हुआ है तो आई डोंट केयर। लेकिन अब अगर किसी के भी मुंह से मेरी होने वाली पत्नी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा निकला तो वो युवराज ओबरॉय का दुश्मन होगा। ये कहकर यूवी ने ईशा को गोद में उठाया और बिना किसी पर ध्यान दिए अंदर लेकर चला गया। वही अब सब भी अंदर चले गए। पार्टी खत्म हो चुकी थी, सभी मेहमान जा चुके थे। बस अब वहां पर ओबरॉय फैमिली और अरोरा फैमिली ही बची थी। वही यूवी ईशा को लेकर ईशा के रूम में जा चुका था और सब नीचे ही बैठे थे। चैप्टर 149। यूवी ईशा को उसके कमरे में लिटा कर नीचे आया। वो जब नीचे आया तो नीता जी ने उसे देखकर कहा, तुमने आज जो ईशा के लिए जो किया हमारे लिए किया, पता नहीं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं मैं तुम्हारा, और माफी भी चाहती हूं कि ईशा की वजह से आपको क्या क्या फेस कारण पड़ा। इतना कहकर नीता जी ने युवराज के अगर अपने हाथ जोड़ लिए। ये देखकर यूवी ने बिना किसी भाव के कहा, ईशा ने जो किया वो नशे में किया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और मैंने जो किया वो अपनी होने वाली पत्नी के लिए कहा। उसकी इज्जत मेरी इज्जत है, इसीलिए आपको थैंक यू या फिर सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। यूवी की बात सुन पहले तो नीता जी हैरान रह गई, लेकिन फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुमने उसे अपनी होने वाली पत्नी उन लोगों के तानों से उसे बचाने के लिए कहा था, लेकिन अब तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पर कोई दबाव नहीं है कि तुम्हें अब ये रिश्ता निभाना हो है जो को नहीं है। ईशा के डैड ने भी यूवी से कहा, बिल्कुल बरखुदार, तुमने जो किया उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें ये रिश्ता निभाने पर फोर्स नहीं करेगा। यूवी आगे चलकर एक सोफे पर किसी राजा की तरह अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठ गया और अपनी आईब्रो पर हाथ फेरने लगा। उसे ऐसे देखकर अरोरा फैमिली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ओबरॉय फैमिली के माथे पर पसीना जरूर आ गया था। यूवी ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने ईशा का चेहरा आ गया। यूवी के चेहरे के भाव शांत हो गए। उसने अपनी आंखें खोली और आराम से शांति से मिस्टर अरोरा और मिसेस अरोरा यानी ईशा के मॉम डैड को देखकर कहा, शायद अपने ढंग से सुना नहीं ससुर जी सासू मॉम, मैंने कहा मैंने जो किया वो अपनी होने वाली पत्नी के लिए कहा। उसकी इज्जत मेरी इज्जत है और इस बार का मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मैंने अपनी जबान दी है कि ईशा मेरी होने वाली पत्नी है और मैं कभी अपनी जबान से नहीं मुकरता।
लेकिन आप लोग ईशा के मॉम डैड है, इसलिए मैं आपसे मेरी होने वाली पत्नी यानी ईशा का हाथ आपसे मांगता हूँ। एंड ये कोई मजाक नहीं है, आई एम सीरियस। यूवी ने अपनी बात खत्म की और चारों तरफ शांति पसर गई। गीता जी ने सबको देखा जो कि हैरानी से यूवी को देख रहे थे। उन्होंने नीता जी से कहा नीतू कहते हुए वो नीता जी के पास बैठ गई। नीता जी गीता जी को देखने लगी। गीता जी ने नीता जी के हैरान परेशान चेहरे को देखकर कहा तुम्हें याद है जब यूवी मेरे पेट में था और तुम भी प्रेग्नेंट थी, तो तुमने क्या कहा था कि अगर मुझे बेटी हुई तो तुम उसे अपनी बहू बनाओगी, और अगर तुम्हें बेटी हुई तो उसे मैं अपनी घर की बहू बनाऊंगी। याद है ना तुम्हें? नीता जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तो गीता जी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा और फिर मुझे यूवी हुआ और कुछ दिनों बाद तुम्हें ईशान, लेकिन तुमने कहा था कि मुझे बेटी जरूर होगी और वो तुम्हारे घर की बहू बनेगी और तुम उसकी शादी यूवी से करवाओगी क्योंकि यूवी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा था। लेकिन तुम्हें पीयूष हुआ और मुझे आयुष। याद है तुम बहुत उदास हुई थी तब कि तुम्हें बेटी क्यों नहीं हुई, लेकिन तुम्हें इस बात की ज्यादा उदासी थी कि डॉक्टर ने तुम्हें कहा था कि तुम अब और बेबी कंसीव नहीं कर पाओगी। और कुछ दिनों बाद मुझे आशी हुई, तो तुमने कहा था कि एक इच्छा ना सही लेकिन दूसरी इच्छा पूरी तो हो सकती है ना, को तुम आशी को अपने घर की बहू बनाओगी। लेकिन बाद में हमें यहाँ शिफ्ट होना पड़ा और मैं तुमसे मिल नहीं पाए और ना ही हम कांटेक्ट में रहे। लेकिन काफी मन्नतों के बाद तुम्हें ईशा हुई और तुम बहुत खुश थी और ये तुम मुझे भी बताना चाहती थी, लेकिन हम कांटेक्ट में ही नहीं थे। गीता जी ने आगे कहा लेकिन अब वो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी हो सकती है नीतू। नीता जी जो इतनी देर से चुप थी उन्होंने कहा लेकिन गीतू वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जब ईशान पेट में था तब मुझे लगा कि मुझे लड़की है, इसलिए मैंने कहा और सेकंड टाइम भी मैंने यही सोचा था, लेकिन कई सालों के बाद जाकर मुझे बेटी नसीब हुई। लेकिन इन सब में 10 साल गुजर गए और ईशा तो यूवी से कितनी छोटी है, अभी वो सिर्फ 18 की है। तुम ही बताओ, उसे इतनी समझ नहीं है कि वो अभी घर गृहस्थी संभाल सके। नीता जी की बात सुनकर गीता जी ने कहा मैं समझती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि ईशा जैसे वहाँ रहती थी बिल्कुल वैसे ही यहाँ रहेगी। मैं बिल्कुल उसे मेरे बेटी बनकर बनाकर रखूंगी। इतना भरोसा तो है ना तुम्हें अपनी गीतू पर? गीता जी की बात सुनकर नीता जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। यूवी वहां से खड़ा हो गया और जाते हुए कहने लगा 3 दिन बाद मेरी और ईशा को शादी होगी। 3 दिन का समय है आपके पास तैयारियां करने का, और अगर इतने दिन में तैयारियां न हो पाए तो वेडिंग प्लानर हायर कर लेना। इतना कहकर यूवी चला गया और जाते जाते साथ ही सॉल्यूशन भी दे गया। उसने किसी को कोई मौका नहीं दिया और ऊपर चला गया। वही सबके लिए ये एक और धमाका था। यूवी तो चला गया और पीछे छोड़ गया दोनों परिवारों को हैरान परेशान। चैप्टर 150। यूवी ईशा के कमरे में गया तो उसकी नज़र बेड पर गई जहां ईशा सबसे से बेखबर सोई हुई थी। वो ईशा के पास चला गया और उसके पास बैठ गया। ईशा को देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। थैंक्स प्रिंसेस, मेरा काम और भी आसान करने के लिए, इतना कहकर उसने उसका माथा चूम लिया। अब तक शाम हो गई थी। ईशा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी तो उसे अपने सर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपना सर पकड़ लिया, अपनी आंखें बंद किए हुए अपने आप से कहा आह मेरा सर, इतना कहकर वो बैठ गई। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र अपने सामने यूवी पर गई जो अपने हाथ बांधे खड़ा था और बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। उसे ऐसे देखकर पहले ईशा सकपका गई, लेकिन बाद में यूवी से कहा ये मेरे सर में क्यों दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सर अभी फट जाएगा।
क्या हो रहा मुझे, ईशा ने अपना सर पकड़े मुंह बनाकर कहा। यूवी ने सख्त आवाज में कहा, इसे हैंगओवर कहते हैं मैडम। यूवी की बात सुनकर ईशा ने कहा, हैंगओवर तो तब होता ना जब मैंने पी हो। उसने इतना ही कहा था कि उसे सारी बात याद आ गई और चुप हो गई। उसे याद आया कि कैसे उसने पानी की जगह शराब पी ली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। ईशा को चुप होते देखकर यूवी में कहा, क्या हुआ, याद आया? यूवी की बात सुनकर ईशा अपना सर इधर उधर करके देखने लगी। ईशा ने अटकते हुए बिना यूवी की तरफ देखे कहा, वो मैंने जानबूझकर नहीं पी, गलती से मैंने पानी की जगह शराब पी ली। इतना कहकर ईशा ने जो भी हुआ वो किसी तरह यूवी को बता दिया और आगे कहा, अब उसके आगे मुझे कुछ भी याद नहीं है। कुछ हुआ है क्या जो आप ऐसे पूछ रहे हैं? क्या मैंने कुछ लिया है? ईशा ने डरते हुए यूवी से पूछा। यूवी ने ईशा की बगल में बैठते हुए कहा, ये पूछो कि तुमने क्या नहीं किया। यूवी की बात और उसके एक्सप्रेशन देखकर ईशा ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? यूवी ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, ऐसे न कहूं तो और क्या करूं, तुम्हें पता भी है तुम्हें क्या किया? ईशा ने डरते हुए पूछा, क्या किया? यूवी ने कुछ नहीं कहा और अपना फोन निकालकर उसमें कुछ किया और ईशा के आगे अपना फोन कर दिया। फोन में जो देखा वो देखकर ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सामने एक वीडियो चल रही थी जिसमें ईशा और यूवी डांस कर रहे थे और डांस खत्म होते ही सबके सामने ईशा ने यूवी को किस कर दिया। शर्म के कारण ईशा ने अपना चेहरा झुका लिया। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। यूवी ने उसके कान के पास अपने होठों को ले जाते हुए धीरे से मगर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, वैसे मुझे पता नहीं था कि मेरी वाइफी इतनी ज्यादा बोल्ड और रोमांटिक है। ये कहते वक्त यूवी के होठ ईशा के कान को छू रहे थे जिससे वो सिहर गई थी और यूवी की बात सुनकर तो शर्म के कारण उसका और भी बुरा हाल हो गया। उसका चेहरा पूरा गुलाबी पड़ चुका था। वो यूवी से थोड़ा दूर खिसक गई जिसे देखकर यूवी ने उसे कमर से पकड़कर अपने से दूर जाने से रोक लिया और उसे पीठ के बल अपने सीने से सटाते हुए कहा, क्या हुआ बीवी, कहाँ जा रही हो और तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों पड़ गया है? यूवी ने सब कुछ जानते हुए भी ईशा को छेड़ते हुए कहा। वही बेचारी ईशा की तो बोलती ही बंद हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ईशा की ऐसी हालत देखकर यूवी को बड़ा मजा आ रहा था। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।